हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन ज़ियारा साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन होने वाला है हमारा बेहद खास, क्योंकि इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का टॉपिक नंबर 3 है शायद आपका, और सेशन 5 है हमारा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो चलिए भैया समझते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो मान लो आपको बनाना है मटर पुलाव। मटर पुलाव बन गया, माइंड में आ गया, मुंह में पानी। तो भाई चलो बनाते हैं मटर पुलाव। ठीक है, मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोचो। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? तो भाई हमें मटर पुलाव बनाने के लिए तो चाहिए कच्चा चावल, मटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, उसके बाद फ्यूल चाहिए, बर्नर चाहिए। इन सब के सहारे हम इसको पकाएंगे, बनाएंगे मटर पुलाव। तो भैया जो ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो चावल हैं, स्पाइसेस हैं, वाटर हैं, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। मतलब ये हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारे मटर पुलाव बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे हमारे होंगे क्या? रिएक्टेंट्स। उसके बाद जो हमारा मटर पुलाव बन के तैयार हो रहा है वो होगा हमारा प्रोडक्ट। वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ आ ही गया होगा। इतना बेसिक सा था, और मटर पुलाव तो टेस्टी लगता ही है, इसके बाद तो आप भूल सकते नहीं हो। तो आपको सब्सटेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को याद करने के लिए मटर पुलाव याद कर लेना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ इसमें हमने वाचन किए हैं उसको भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है भाई। तो द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर, मतलब वही है कि जो सब्सटेंस ओरिजिनली आपस में रिएक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और उन रिएक्टेंट से जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। A chemical reaction may involve breaking of chemical bonds present in the reactant molecule, forming new chemical bonds to give the products। मतलब नए पदार्थ बनाने के लिए जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो में भी ब्रेक हो सकते हैं। मतलब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में जो है ब्रेक हो सकते हैं एक नया पदार्थ प्रोडक्ट बनाने के लिए। आ रही बात नहीं? जैसे आपका एक H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसे आप ब्रेक डाउन करोगे, इसे आप तोड़ोगे तो आपको दो नए पदार्थ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक तो आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, और दूसरा आपको H2 गैस मिलेगा, हाइड्रोजन। तो आप बताओ, यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हुआ है? हुआ है ना। ये एक H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दे रहा है आपको, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आइए आपको बात समझ में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, दस अ केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट themselves do not undergo any change to form atoms of new elements। पिछले सेशन में भी हमने आपको ये बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो खुद को रीअरेंज कर देते हैं। वो एक नया पदार्थ तो बनाते हैं, लेकिन अपने पुराने पदार्थ से ही एक नया पदार्थ बनाते हैं। वो एक पदार्थ बनाते हैं
लेकिन अपने पुराने पदार्थ से ही बनाते। अब आप ही बताओ, हमने यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल तोड़ा, हमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला, मिला कि नहीं मिला? आप ये बताओ, ये मिला। अब ये आप हमको बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई सब्सटेंस है? और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई और सब्सटेंस है? कोई अलग से कोई नया एटम आया यहाँ पे? कोई नया एटम आया यहाँ पे? यहाँ पे हुआ यूँ है कि इसने अपनी रीअरेंजमेंट कर ली है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लिया है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में ब्रेक डाउन होकर एक एक अलग दो नए जो है एटम्स बना लिए हैं। हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। और ये बात समझ में, मतलब वो अपने एटम्स को रीअरेंज कर लेते हैं। कोई भी नया एटम यहाँ पे ऐड नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑक्सीजन के एटम से ही बनेंगे, कार्बन के एटम से नहीं बन जाएंगे कोई। आप जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप देख लो, एटम्स की मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट होती है। कोई नया एटम आके ऐड नहीं होता है। अपने पुराने सब्सटेंस से ही एक नया प्रोडक्ट बनता है। इस बात को मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आप भी अब याद कर लो। चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, हम इसको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि हियर वी डिस्कस एग्जांपल्स of some chemical reaction which can be easily carried out in the laboratory। मतलब हमने लैब में जो रिएक्शंस किए थे वही है। सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हमने एक्टिविटी नंबर 2 लेबोरेटरी में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन ली थी हमने 3 से 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसको सैंड पेपर के थ्रू उसको हमने क्लीन किया था। उस पर से MgO की लेयर जो थी उसको हमने रिमूव की थी। उसके बाद बर्नर के थ्रू हमने उसे बर्न किया था, तो हमें क्या मिला था, उसकी ऐश मिली थी वाइट कलर की, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, है ना। ये हम अपना जो है एक्टिविटी नंबर 2 कर चुके हैं, ये सारे एग्जांपल। इसलिए मैं बस आपको ऐसे बेसिकली बता दे रही हूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये आपके रिएक्टेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि भाई यही तो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। आपकी भाई मैग्नीशियम रिबन ही तो पार्टिसिपेट कर रही है। ये हुए हमारे रिएक्टेंट्स। और उसके बाद बर्निंग के बाद जो ऐश हमारी मिलती है वो क्या होती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा प्रोडक्ट बन के हमको मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं? एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, यहाँ पे हमारा रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 है जो हमने लैब में किया था। आपको एक बीकर में लेड नाइट्रेट का एक कलरलेस सॉल्यूशन लेना था। लिया था आपने? एक बीकर में लेड नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन लिया था और दूसरे बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का एक कलरलेस सॉल्यूशन लिया था। ये एक्टिविटी हमने की थी। एक बीकर की है, इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया था और दूसरे बीकर में हमने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद इस पोटेशियम आयोडाइड को हमने इसमें ऐड किया था। ऐड ऑन के बाद हमें क्या मिला था, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड मिला था और पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड हमारा कैसा था, येलो कलर का था। कैसा था? येलो कलर का था, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस था। मतलब हमें एक PPT मिली थी, येलो कलर की सॉलिड सब्सटेंस मिली थी, एक नया प्रोडक्ट मिला था। और पोटेशियम नाइट्रेट मिला था जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन था। ये सारी एक्टिविटी हम पिछले सेशन में
आपका कर चुके हैं। आपको प्रोडक्ट क्या मिला था? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यही तो आपको मिला था। चलिए इसका रिएक्शन कर भी लिख के देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 था प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये था हमारा। उसके बाद हमें क्या मिला था? लेड आयोडाइड PbI, ये मिला था। ये PbI यही आपका येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, यही हमारा होता है येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस लेड आयोडाइड। उसके साथ हमारा एक कलरलेस सॉल्यूशन बना था। क्या बना था? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या था? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये आपका बना था। आपको ये प्रोडक्ट मिला था। रिएक्शन के पहले क्या था? दो अलग अलग कलरलेस सॉल्यूशन थे, दोनों ही एक अलग अलग बीकर में थे। एक लेड नाइट्रेट था, एक पोटेशियम आयोडाइड था। अब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को जब ऐड ऑन करते हो, उसमें डालते हो, तो आपको क्या मिलता है? येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस लेड आयोडाइड का, जो कि येलो कलर का होता है, सॉलिड होता है। उसके साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट का एक कलरलेस सॉल्यूशन भी मिलता है। मतलब कि भैया लोग, ये आपके पिछले पुराने जो सब्सटेंस हैं, इसी से आपको नए सब्सटेंस में नए प्रोडक्ट मिले हैं, इसी से आपको नए प्रोडक्ट मिले हैं। लेकिन ये खुद को रीअरेंज करके मिले हैं, ये खुद को रीअरेंज करके मिले हैं। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्टिविटी नंबर 3 हम पिछले सेशन में पढ़े थे कि आप एक कॉनोनिकल फ्लास्क लिए थे जिसमें जिंक ग्रैन्यूल डाले थे, ठीक है। उस जिंक ग्रैन्यूल में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे, जिसके साथ डालने के बाद क्या हुआ था? सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद आपका कॉनोनिकल फ्लास्क आपने टच किया था, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका था। उसके साथ बबल्स बने थे। क्या बने थे? बबल्स बने थे, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी यहाँ पे। रिएक्शन याद है आपको? ये देखिए, ये जिंक ग्रैन्यूल लिया, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे, जिसके बाद हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली थी। ये हमारे हो जाते हैं रिएक्टेंट्स, और ये है हमारे प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसे देखते हैं। ये जिंक ग्रैन्यूल लिया आपने, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, जिंक में आपने H2SO4 डाला, तो आपको क्या मिला? जिंक सल्फेट ZnSO4, इसका एक सॉल्यूशन मिलता है, प्लस आप हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। तो भैया ये बताओ हमें, ये जिंक सल्फेट कहीं और से आया? कॉनोनिकल फ्लास्क में पैदा किया जिंक सल्फेट? नहीं ना, ये आपका जो पुराना सब्सटेंस है इसी से आया है। ये अपने आप को रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट आपको जिंक सल्फेट दिया है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है यहाँ पे। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपकी? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और केमिकल इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।
बने रहिए आप।